हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 1 की पोयम। जो सपोर्टिव पोयम दी हुई हैं, दो पोयम दी हुई हैं, एक तो डस्ट ऑफ स्नो और एक है फायर एंड आइस। आज हम इस वीडियो में दोनों पोयम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट आप जानते ही हैं, जैसा कि धूल को हम डस्ट बोलते हैं, और अब कोई भी बारीक चीज़ आप जब देखो तो वो डस्ट ही कहलाती है। तो डस्ट ऑफ स्नो यानी स्नो बारीक है। तो देखते हैं भाई बारीक स्नो की क्या बात हो रही है। जो बर्फ़ गिरती है ना, जो पहाड़ों में वाइट कलर की, उस बर्फ़ के बारे में बात हो रही है, उसको स्नो बोलते हैं। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो शुरू करते हैं पोयम। द वे अ क्रो shook डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। देखिए इसका राइमिंग वर्ड देखिए, इसमें दो बन रहे हैं, मी एंड ट्री और क्रो एंड स्नो। राइमिंग वर्ड जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूछ लिए जाते हैं राइमिंग वर्ड्स। क्या कह रहे हैं वो? द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, जिस एक इस ऐसे तरीके से एक क्रो ने शूक डाउन, शूक आपका शेक का, SHAKE, जो शेक होता है जिसका मतलब होता है हिलाना कोई चीज़, उसका ही सेकंड फॉर्म है शूक, यानी हिला दिया। तो कह रहे हैं जिस तरीके से एक क्रो ने मेरे ऊपर, डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिला के क्या गिरा दिया? द डस्ट ऑफ स्नो। क्या गिरा दिया? द डस्ट ऑफ स्नो। फ्रॉम, कहाँ से गिरा दिया? हिला के वो डस्ट ऑफ स्नो, यानी वो स्नो कहाँ से गिरा दी उसने मेरे ऊपर? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ से। हेमलॉक पेड़ ऑस्ट्रेलिया और उधर ही मिलता है, हमारे यहाँ नहीं मिलता। जो कि एक, हम कह सकते हैं हमारे हमारे यहाँ का कौआ का पेड़ कह सकते हैं हम। वहाँ का एक पॉइजनस ट्री है, उसको हेमलॉक ट्री बोलते हैं। तो हेमलॉक ट्री पर एक कौआ आके बैठा और उसने डाल को हिलाया, जिससे कि उस पर जमी हुई जो बर्फ़ थी वो राइटर के ऊपर गिर जाती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इतना पैराग्राफ छोटा सा है, सिंपल है। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। ये भी बहुत सिंपल है। इसमें देखिए राइमिंग वर्ड कौन कौन से बन रहे हैं? हार्ट, पार्ट, मूड, रूट। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे हार्ट को दिया। क्या दिया? अ चेंज ऑफ मूड, मेरा जो मूड था वो चेंज कर दिया। एंड सेव्ड, और बचा लिया, सम पार्ट, कुछ हिस्सा, मेरे दिन का, ऑफ अ डे आई हैड रूड, जो मैंने बर्बाद कर दिया था। अब इसको पूरा समझिए जरा। अभी लाइन वाइज समझाया मैंने, लाइन टू लाइन। अब पूरा पैराग्राफ वाइज समझिए। क्या कह रहे हैं वो? कि एक कौवा आता है, वो डाल पर बैठता है हेमलॉक ट्री के, और उस डाल को हिलाकर उस पे जमी हुई स्नो मेरे ऊपर गिरा देता है। वो जो स्नो मेरे ऊपर गिरती है वो मेरे हार्ट को एक ऐसा चेंज लाती है, मेरे हार्ट में, मेरे दिल में, मेरे मूड में, कि जो मैंने दिन भर अपना दिन बर्बाद कर दिया था ना सोचने में, डिप्रेशन में, मैं बहुत निराश बैठा हुआ था, तो मेरे बाकी दिन का पार्ट उसने बचा लिया। यानी मैं अपना सारा दिन बर्बाद करने वाला था उस सोच में, उस डिप्रेशन फीलिंग में, उस निराशा में। तो उस, जो मेरा आधा दिन तो निकल गया उस निराशा में, लेकिन जैसे ही उसने वो बर्फ़ मेरे ऊपर गिराई, तो एक सेकंड में चुटकी बजा से ही मेरा मूड बिल्कुल फ्रेश हो गया। मतलब वो जो मूड ख़राब हो रहा था मेरा, वो मूड मेरा अच्छा हो गया। काय से अच्छा हो गया? वो डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से। अब इसमें देखिए इसका एक थीम क्या है, ये मान सकते हैं कि इसका क्या लेसन देना चाह रहा है राइटर, कि ज़िंदगी में कभी भी एक सेकंड ऐसा पल आता है जो आपकी लाइफ चेंज कर देता है। एक सेकंड का पल आपका पूरा मूड चेंज कर देता है, आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। वो इस चैप्टर के जरिए राइटर ने बताना चाहा है। देखिए ये हेमलॉक का मीनिंग दिया हुआ है, पॉइजनस प्लांट ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। और रूड का मतलब क्या है? हेल्ड इन रिग्रेट, अपने मतलब जो मैं पश्चाताप में बैठा हुआ था, रिग्रेट में बैठा हुआ था, डिप्रेस्ड बैठा हुआ था, है ना। तो वो फीलिंग मेरी क्या हो गई? हट गई, और मैं एकदम से नया फ्रेश फील करने लगा।
यहाँ पे बोला गया है कि दिस पोएम प्रेजेंट अ मोमेंट दैट सीम सिंपल। एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा क्षण ये पोएम बता रही है जो सीम सिंपल, लग तो सिंपल रहा है, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस, उसकी उसकी जो महत्ता है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, वो लार्जर है, वो बहुत बड़ी है। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके राइटर हैं। रॉबर्ट, ये राइटर्स के जो पोएम के जितने भी राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, उनके नेम जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि नेम भी पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यूज में। अब जैसे क्वेश्चन बनता है इसमें से कि व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, वो पूछेंगे भाई डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो आप क्या कहेंगे? डस्ट ऑफ स्नो इज अ टिनी पार्टिकल्स ऑफ आइस, है ना, आइस का छोटे छोटे जो बारीक पार्टिकल होते हैं वही स्नो, डस्ट ऑफ स्नो कहलाती है। व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड, क्या कहना चाह रहा है राइटर, किसने उसका मूड चेंज कर दिया? तो हम कहेंगे डस्ट ऑफ स्नो हैज चेंज्ड हिज मूड। हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज्ड, इसमें भी सेम पूछ रहे हैं, वो उसका मूड चेंज कैसे हुआ? तो हम कहेंगे कि अ क्रो shook the tree and the dust of snow put on the writer so that his mood changed. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वो, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, फ्रॉस्ट ने नेचर को कैसे प्रेजेंट किया है इस पोएम में? तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट गेव अ identical nature scenery in which a hemlock tree and a snow all over spread on trees showing in the poem. ठीक है, अब ये आप लोगों की कंसाइंस के ऊपर ये क्वेश्चन किए गए हैं कि आपको क्या लगता है बर्ड्स कैसे हो सकते हैं, बर्ड्स को यूज़ करते हैं पोएम में, बर्ड्स और जो ट्रीज़ को यूज़ किया जाता है पोएम्स में, अच्छे अच्छे ट्रीयों का यूज़ किया जाता है, हेमलॉक ट्री को ही क्यों यूज़ किया, है ना, कि व्हाट इज़ हेमलॉक ट्री, जो जहरीला पेड़ है उसी को क्यों यूज़ करा, अच्छे अच्छे पेड़ों को यूज़ किया जाता है। और उन्होंने कहा क्रो ही क्यों यूज़ किया, और भी अच्छे अच्छे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, पक्षी, है ना। तो यहाँ पर जो क्रो है ना, क्रो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को? जॉय को, है ना, क्योंकि क्रो ने ही तो स्नो स्नो गिराई है। लेकिन यहाँ, लेकिन फिलहाल दो चीजें नेगेटिविटी वाली हैं, एक तो क्रो और एक हेमलॉक। ठीक है, क्रो जो डाल पर बैठा, हेमलॉक जिसकी डाली है, ये दो तो हो गए आपके सोरो वाले चिन्ह, क्योंकि क्रो को हम हैप्पीनेस का चिन्ह नहीं मानते हैं, है ना। अब वो कह रहे हैं कि हैप्पीनेस का किसको बोलोगे, तो स्नो जो है ना, डस्ट ऑफ स्नो, वो आपकी क्या है, हैप्पीनेस का साइन है। ये कह रहे हैं क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है जब आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो और कभी एक क्षण ऐसा आता हो कि आपका मूड एकदम से चेंज हो जाए, है ना, ये इसमें थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए आते हैं अगली पोएम पर, फायर एंड आइस। आई होप आपको डस्ट ऑफ स्नो पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, सिंपल सा फंडा है कि राइटर के ऊपर, राइटर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है जिसका नाम हेमलॉक ट्री है, और हेमलॉक ट्री के नीचे राइटर डिप्रेस्ड बैठा हुआ है, दिन भर की रिग्रेट, अपनी जो पश्चाताप है, जो उसने उसकी ज़िंदगी में उसके साथ जो भी गलत हुआ होगा उसको सोच सोच के वो पश्चाताप कर रहा था, बैठा हुआ था, चिंता में बैठा हुआ था, वरीड बैठा हुआ था। तभी अचानक एक क्रो आता है, एक कौवा आता है और पेड़ पर बैठता है और उस डाली को हिला देता है, जिससे डाली पर जमी हुई जो बर्फ थी वो राइटर के फेस पर गिर जाती है। और जैसे ही वो बर्फ उसके फेस पर गिरती है, उस राइटर का मूड एकदम से चेंज हो जाता है, जो वो सैड फीलिंग कर रहा था, वो सैड फीलिंग उसकी काय में चेंज हो जाती है, हैप्पी फीलिंग में चेंज हो जाती है, उसका मन हैप्पी हो जाता है। ठीक है, बस इतना सा इसका सारांश है। आगे बढ़ते हैं। ये अब आपकी अगली पोयम है फायर एंड आइस। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही, दोनों पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही हैं। फायर एंड आइस में क्या कह रहे हैं, देखिए फायर एक एलिमेंट है और आइस भी एक एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट को ही हम आइस कहते हैं। वाटर को ही जब 0 डिग्री पर जब जमा दिया जाता है तो वो आइस हो जाता है। तो फायर, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप कि दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। फायर जो हर चीज को जला देती है, गला देती है, और आइस जो जमा देती है ना, आइस में कोई चीज रखोगे तो वो जम जाएगी, और फायर में कोई चीज रखोगे तो वो गल जाएगी, जल जाएगी।
ठीक है, दोनों अपोजिट हैं, अपोजिट कैरेक्टर हैं। अब इन दोनों अपोजिट कैरेक्टर से राइटर क्या कहना चाह रहा है, जरा देखते हैं हम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। पहले इन दो लाइनों को समझिएगा जरा, ठीक है, फिर आगे की दो लाइनें समझाते हैं। देखिए, सम से वो क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि जो संसार है वो फायर में खत्म होगा, यानी आग से प्रलय आएगी और सब आगी सूरज इतना जल जाएगा, इतना ज्यादा गर्मी देगा कि पूरी धरती क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि सूरज डूब जाएगा, उगेगा नहीं, जिससे कि धरती पर इतना ज्यादा, मतलब सूरज उगेगा नहीं का मतलब क्या है कि ब्रह्मांड में धरती कहीं खो जाएगी, तो सूरज की रोशनी उस तक नहीं पहुंचेगी, जिससे क्या होगा, वहां पे ठंड बढ़ जाएगी और ठंड बढ़ने से दुनिया खत्म हो जाएगी। तो सम से इन आइस, ठीक है, दो लाइनों में ये क्या कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि संसार आग से खत्म होगा और कुछ लोग कह रहे हैं कि बर्फ से खत्म होगा। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब देखिए जरा ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो गया है सिस्टम। यहाँ पर फायर को उन्होंने किससे कंपैरिजन किया है, डिजायर से। क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा जाएगा कि फायर को किस चीज से कंपेयर किया है, तो डिजायर से। डिजायर होती है इच्छाएं, इंसान की इच्छाएं, उनको डिजायर कहते हैं। तो राइटर क्या कह रहा है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि मैंने जो टेस्ट किया है, टेस्ट करना मतलब एक्सपीरियंस करना, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, तो जो डिजायर होती है, जो इच्छा होती है इंसान की, वो इतनी प्रबल होती है कि इच्छाओं की वजह से ये धरती नष्ट हो जाएगी। इच्छाओं की वजह से मतलब कि लोगों की इतनी ज्यादा इच्छाएं बढ़ जाएंगी कि उनको पूरा करने के लिए वो कुछ भी करेंगे और एक दूसरे को मार काट करेंगे और एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। क्यों बोल रहे हैं वो ऐसा, क्योंकि आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। राइटर क्या कह रहा है, तो इस वजह से मैं उन लोगों के साथ हूं जो लोग किसको फेवर कर रहे हैं, फायर को। यानी जो फर्स्ट वाली लाइन में बोला गया ना, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो मैं तो भाई किसका पक्ष ले रहा हूँ, फायर का, क्योंकि डिजायर भी एक फायर है, एक आग है। कोई भी आपकी इच्छा शक्ति होती है, वो एक आग है जो किसी भी चीज को जला सकती है। आपकी अगर इच्छा पूरी नहीं होगी तो आप कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। तो फायर और डिजायर एक दूसरे के इसमें सिमिलर बताए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या कह रहे हैं, बट इफ हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन अगर ये दो बार, पेरिस ट्वाइस यानी दो बार होना कोई चीज, तो वो कह रहे हैं कि अगर दो बार वर्ल्ड वर्ल्ड खत्म हो, जैसे एक बार तो फायर से हो गया, अब दूसरी बार अगर वर्ल्ड को खत्म होना हो, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। मैं किसके बारे में ज्यादा जानता हूँ, हेट के बारे में। जो हेट होता है, क्या कह रहा है राइटर, कि इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, कि अगर संसार दो बार नष्ट हो, दो बार खत्म हो, यहाँ पेरिस का मतलब डाई भी हो सकता है, मरना। तो बात वही हो रही है संसार के लिए, ठीक है, वर्ल्ड के लिए। तो अगर संसार दो बार खत्म हो, दो बार लोग मरे, तो मेरे ख्याल से मैं हेट के बारे में ज्यादा जानता हूँ, कि एक तो डिजायर इंसान में होती है, उसकी वजह से इंसान मरते हैं। दूसरा हेट, दूसरों के प्रति जो नफरत है इंसान में, वो संसार खत्म करने में सबसे बड़ा रोल निभाएगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और ये कहने के लिए कि डिस्ट्रक्शन कौन करेगा, आइस करेगी। ये कहने के लिए अब डिस्ट्रक्शन कौन करेगा, आइस। आइस को किससे इन्होंने सिमिलर बता दिया है, अब देखो फायर को डिजायर से बताया, अब आइस को ये बता रहे हैं हेट से, यानी नफरत। आप बोलते हैं ना, जैसे हम लोग कोई बात करते हैं, हम कहते हैं तुम्हारा दिल पत्थर का है क्या, तो जो पत्थर का है मतलब जमा हुआ। आइस बोल सकते ठंडा दिल है, जो कुछ जिसमें कोई भावना ही नहीं है, विदाउट इमोशंस। तो जो इंसान बिना इमोशंस के रहेंगे, तो वो भी एक ना एक दिन क्या होगा, दूसरों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। जब कोई किसी की हेल्प ही नहीं करेगा तो दुनिया कैसे चलेगी, दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। तो कह रहे मैं एक एक चीज के बारे में और जानता हूँ, वो है हेट। तो डिस्ट्रक्शन कौन कर सकता है, आइस कर सकती है। आइस को इन्होंने किसका सिमिलर बताया है, हेट के। हेट यानी नफरत, ठीक है। इज ऑल्सो ग्रेट,
डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। और वो क्या कहना, यही काफी है, मतलब दुनिया को खत्म, ओवरऑल राइटर क्या कहना चाह रहा है कि दुनिया को खत्म करने के लिए नेचुरल चीजों की जरूरत नहीं है। नेचुरल चीजें यानी सूरज की ज्यादा जलने की जरूरत नहीं है, धरती पर आइस बढ़ने की जरूरत नहीं है। इंसान की डिजायर की वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी और इंसान की हेट की वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी, यही काफी है। मतलब इंसान की ही फीलिंग्स ही काफी है दुनिया को खत्म करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दिया गया है देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड विल एंड। कई सारे आइडियाज हम लोगों ने सुन रखे हैं कि भाई संसार ऐसे खत्म होगा, ऐसे खत्म होगा। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? क्या आप सोचते हैं ऐसा कि संसार एक दिन खत्म होगा? हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बस्ट? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर सूरज इतना ज्यादा जल जाए, इतना ज्यादा गर्म हो जाए कि वो फूट जाए? एंड ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। और जब सूरज फूट जाएगा तो फिर क्या होगा, ठंडक ही ठंडक हो जाएगी, फिर एकदम सब जगह ठंडक ही ठंडक हो जाए। तो दोनों तरीके से दुनिया खत्म हो रही है। अब यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे वर्ड दिए हैं, इनमें कुछ वर्ड तो फायर को रिलेट करेंगे, कुछ आइस को, यानी कुछ आपके डिजायर से रिलेटेड है और कुछ आपके हेट से रिलेटेड। जैसे कि क्रुअल्टी हेट हो गई, इनटॉलरेंस हेट हो गया, है ना, हेटरेट तो है ही, फिर इनसेंसिटिविटी हेट हो गया, है ना, और कॉन्फ्लिक्ट हो गई आपकी डिजायर, ग्रीड हो गई आपकी डिजायर। तो इस तरीके से इनको क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों में, फायर एंड आइस में। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आता भी है। पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है? अभी मैंने पिछली पोएम में तो बताई थी, इसमें मैं बताना भूल गई। अपन देखते हैं एक बार और। देखिए यहाँ पर फायर, फायर, डिजायर, फायर का राइमिंग क्या है, डिजायर और फायर, तीन राइमिंग बन रहे हैं, फायर डिजायर फायर। आइस इसमें हटके है। अब देखिए ये इन्होंने पूछा राइमिंग स्कीम क्या होगी, तो राइमिंग स्कीम बनाना सीख जाइए आप लोग, क्योंकि ये बनाने को आती है और एमसीक्यूज में पूछा जाता है। चार ऑप्शन दे देते हैं, फिर उसमें से आपको सही देखना पड़ता है कि कौन सा वाला राइमिंग स्कीम सही है। तो मैं बता देती हूँ कि जब भी राइमिंग स्कीम बनाते हैं तो शुरुआत ए से करते हैं, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर सो ऑन, मतलब ऐसे ही चलता चला जाता है लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहली लाइन हम शुरू करेंगे, फायर को हम देंगे ए, आइस को हम देंगे बी। बी क्यों दिया, क्योंकि फायर से अलग है आइस, ठीक है। डिजायर दोनों से अलग है ना, तो फायर का सेम है ना आइस का, तो डिजायर को हम देंगे सी। अब फिर से फायर आ गया तो हम फिर से बोलेंगे ए, ए बी सी ए। एक मिनट, देखिए फायर डिजायर, ये राइमिंग सेम सेम जा रही है, तो ये हो जाएगी आपकी ए, और ये भी आपका सेम है तो ये भी हो जाएगा ए, यानी ए बी ए ए। और इधर देखिए ट्वाइस, हेट, आइस, सफिस, सफाइस भी बोल सकते हैं आप इसे राइमिंग बनाने के लिए। तो ये ट्वाइस, अब देखिए ए बी बी तो वहां तक हो गया था, अब यहां से शुरू करते हैं सी डी फिर सी सी, ठीक है। अब देखिए दोनों की कंबाइंड बताती हूँ मैं आपको। ये हो गया आपका ए बी ए और सी डी सी सी, ठीक है। समझ में आया आपको? ऐसे इसकी राइमिंग स्कीम बना दी जाती है, यानी जो सेम सेम वर्ड का राइमिंग आ रहा है ना, आखिरी का वर्ड सेम सेम है, वो सेम जाएंगे, और जो थोड़ी डिफरेंट है उसको हम डिफरेंट बता देंगे। तो ए बी ए तो हमारा यहाँ आ गया। अगर हमारी इस लाइन में भी फायर डिजायर आया होता, इस पैराग्राफ में भी कहीं फायर डिजायर आया होता, तो हम वही ए फिर से रिपीट करते, ठीक है। लेकिन यहाँ किसी में भी नहीं आया है, इसलिए हम रिपीट नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, जो मैं आपको समझाते समझाते मेरे को अभी ध्यान आया कि यहाँ पर आइस जो है ना, ये जो आइस लिखा हुआ है, आइस को हमने क्या दिया था, बी। तो आइस का यहाँ पर ट्वाइस, तो ये भी बी, और आइस और ये भी बी, और सफाइस ये भी बी, तो ये तीनों भी बी हो जाएंगे फिर हमारे, ठीक है। तो राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, राइमिंग स्कीम होगी आपकी
ए ए बी ए और बी सी बी। ठीक है, अभी मैंने सी डी कर दिया था ना, जरूरत नहीं थी डी की, क्योंकि आइस का ही ट्वाइस क्या है, राइम है, तो आइस को ही लेंगे हम, बी सी बी। ठीक है बेटा, राइमिंग स्कीम के बारे में अगर और पढ़ना हो तो मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं और आपको क्लियर बता दूंगी। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पिछली वीडियो में डाल रखा है, आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप इसका चैप्टर अ लेटर टू गॉड का चैप्टर को आप पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। टिल देन, जब तक के लिए मैं चलती हूँ, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।